नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि का व्यवसाय पूर्णतः मौसम पर आधारित होता है। वर्तमान समय चल रहा है जब हम अपने खेतों को भादों के पानी से सिंचित कर अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं, परंतु इस वर्ष मौसम के मिजाज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए और कौन कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से सजा सवरा है हमारा आज का यह अंक। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंक की खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। 998 लाख हेक्टेयर से अधिक खरीफ बुआई, खरीफ फसलों को बचाने के निर्देश, धान का शीत ब्लाइट से बचाव, रोटावेटर एक उपयोगी कृषि यंत्र, स्प्रिंकलर से कम समय में अधिक सिंचाई। इस वर्ष देश भर में खरीफ फसलों का कुल बुआई क्षेत्र 998 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इस समय तक कुल मिलाकर 979 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। कृषि मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार धान की बुआई 361 लाख 46,000 हेक्टेयर में, दालों की बुआई 108 लाख 37,000 हेक्टेयर में, मोटे अनाजों की बुआई 179 लाख 48,000 हेक्टेयर में, तिलहन की बुआई 178 लाख 55,000 हेक्टेयर में और कपास की बुआई 114 लाख 17,000 हेक्टेयर में हुई है। कुछ राज्यों को छोड़कर जहां पर 50% से कम बारिश हुई है, शेष राज्यों में खरीफ फसलों की स्थिति बेहतर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अवर्षा की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आपात योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों को सूखे और रोगों से बचाने के लिए एक्शन प्लान तत्काल बनाया जाए। श्री चौहान यहां कृषि कैबिनेट में प्रदेश में वर्षा की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मौसम के दीर्घकालिक पूर्वानुमान को देखकर योजना तैयार की जाए। इसमें मौसम में बदलाव के विकल्प के उपायों को भी शामिल किया जाए। फसलों को अवर्षा और अनियमित वर्षा से बचाने में किसानों को हर संभव राहत दी जाए। श्री चौहान ने रोग और कीटों के प्रकोप से क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वेक्षण करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए ताकि किसानों को उचित क्षतिपूर्ति मिले। उन्होंने जल संसाधन विभाग और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीफ फसलों को बचाने के लिए जल और विद्युत की आपूर्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बांध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में विद्युत की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि की संभावनाओं के दृष्टिगत कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कार्य योजना की सप्ताह के अंत तक वे स्वयं समीक्षा करेंगे। धान की फसल को पर्णछंद, अंगमारी अथवा शीत ब्लाइट से अत्यधिक नुकसान होता है। यह कण से निकलने की अवस्था से लेकर गभोट अवस्था तक दिखाई देती है। धब्बे लीफ कॉलर के ठीक नीचे बनते हैं। अंडाकार आकार वाले ये धब्बे हरे धूसर रंग के पानी के सूखे धब्बे की भांति होते हैं। रोग में प्रारंभिक लक्षण तने पर कत्थई भूरे चकत्ते के रूप में दिखाई देते हैं, जो पानी की सतह से आरंभ होकर ऊपर की तरफ फैलता है। बाद में पूरा पौधा रोग ग्रसित होकर कमजोर हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए जब धान की फसल 30 से 35 दिनों के फुटाव वाली अवस्था में हो, तब इसमें आइप्रोडिन 50 WP का पहला छिड़काव करें। पहले छिड़काव के 10 से 15 दिनों के बाद यदि पत्तों पर रोग के ताजे लक्षण दिखाई दें तो इसका दूसरा छिड़काव करें। इसके लिए आइप्रोडिन 50 WP की 200 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ या 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़कें, या दैहिक फफूंदनाशक प्रोपिकोनाजोल 25 EC की 1 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। किसान भाई इस समय कई तरह के उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग खेती में करने लगे हैं। उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग से एक और जहां समय बचता है, वहीं दूसरी ओर खेती की लागत भी कम होती है। रोटावेटर खेती के लिए अत्यंत उपयोगी कृषि यंत्र है। इसको ट्रैक्टर में फिट करके खेत तैयार करने का काम किया जाता है। खेत में रोटावेटर चलाने से खेत खरपतवारों से मुक्त हो जाता है। साथ ही बोई जाने वाली फसल के लिए मिट्टी की संरचना एकदम बारीक हो जाती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक फसल बोने के पहले रोटावेटर किसानों को जरूर चलाना चाहिए। आधुनिक तकनीकी से खेती करने में अब प्रदेश के किसान काफी आगे निकल रहे हैं। फसलों की सिंचाई के लिए जो किसान हमेशा परेशान रहते थे, वहीं किसान अब उन्नत सिंचाई उपकरणों के माध्यम से कम समय में ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई की आधुनिक तकनीकी स्प्रिंकलर सिस्टम किसानों के लिए वरदान साबित हुई है।
स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा सभी फसलों की सिंचाई की जा सकती है। ऊंची, नीची एवं ऊबड़ खाबड़ जमीनों में भी इसके माध्यम से आसानी से सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर द्वारा फसलों को एक समान पानी मिलने से पौधों का विकास भी एक समान होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। अनुदान का लाभ सभी वर्ग के किसानों को मिलता है। अनुदान पर स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाने हेतु अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कृषि के व्यवसाय में पौध प्रबंधन अपना एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पौध प्रबंधन कर जहां एक और हम अपनी फसल को रोग और कीटों से मुक्त रख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अच्छी फसल प्राप्त कर आमदनी भी अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। खरीफ की फसल में पौध प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, यही आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छी किस्मों का बीज और नई नई किस्मों जो निकल रही हैं उनका बीज अगर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। मगर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल प्रबंधन, जैसा कि हम अभी फील्ड में खड़े हुए हैं, इसमें कुछ कमियां भी हैं। हम उन कमियों को भी हम दर्शाना चाहेंगे कि ये कमियां, अगर किसान भाइयों को इन कमियों को दूर कर लेता है तो निश्चित रूप से अधिक उत्पादन, जो अभी इससे उत्पादन प्राप्त होगा उससे भी ज़्यादा 15 से 20% उत्पादन और बढ़ सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है किसान भाइयों को पहले तो निदा नियंत्रण की जहाँ तक बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें निदा नियंत्रण में शुरुआत की अवस्था में अगर निंदा का नियंत्रण समुचित रूप से, जो हमारे बाज़ार में निंदा नियंत्रक केमिकल्स हैं, उसका सही तरीके से अगर उपयुक्त डोज अगर डाला जाए तो इसमें इस तरीके से ये जो समस्या है वो समस्या नहीं होगी और इसका निंदा का नियंत्रण होगा। दूसरी बात देखा यह गया है कि जिस समय हम निंदा नियंत्रक दवा का प्रयोग करते हैं और स्प्रेयर का उपयोग करते हैं तो देखा यह गया है कि अगर सही तरीके से जो स्प्रेयर का उपयोग जो हो रहा है, जो चला रहा है जो व्यक्ति, अगर वो बीच बीच में अगर छोड़ता जाता है और लाइन से अगर चले तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और अगर इधर से उधर कुछ होगा, अगर छूट रहा है तो वहाँ पर इस तरीके से जो पैच बन जाते हैं बड़े बड़े घास के, तो वो पैच नहीं बनेंगे अगर जिस समय निंदा नियंत्रक दवा का जो प्रयोग हो रहा है वो ये सुनिश्चित कर लें कि लाइन से चले और कहीं कोई भाग छूटे ना। दूसरी बात,
इसके बाद भी अगर कई जगह इस तरीके से बड़े बड़े पैच जो बन जाते हैं और नहीं वो ध्यान नहीं दे पाते किसान भाई, तो उन पैचेस को किसान भाई हाथ से निकाल करके वो जो उन पैचेस में जहाँ पे नींदा बढ़ गया है, खरपतवार बढ़ गया है, जहाँ पर समुचित इसकी रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं हो पाया है, तो उस वहाँ पर जो खरपतवार है उसको निकालने की व्यवस्था करें, क्योंकि वो जो खरपतवार वहाँ जो पनपेगा तो वो पौधों की बढ़वार को भी रोकेगा। दूसरी बात, ये जो खरपतवार हैं ये बीमारियों के लिए वाहक के रूप में काम करते हैं, कीट का वाहक के रूप में काम करते हैं। तो ये इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जहाँ पर भी नींदा नियंत्रक दवा का प्रयोग किया है किसान भाइयों ने, वहाँ इसके बाद भी कुछ ऐसे पैचेस में जो बचे हुए हैं जहाँ नींदा है तो उसको निकाल करके अलग कर देना चाहिए। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है किसान भाइयों, जब सोयाबीन फलन की अवस्था में आता है उस समय कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस शुरुआत में जब फलन की अवस्था में आती है, लगभग 45 से 50 दिन में ये फूल की अवस्था जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस अवस्था में जो अगर कीट प्रबंधन करना है तो कीट प्रबंधन के लिए ज़रूरी है कि आप या तो आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें या फिर दूसरे जो और भी वैज्ञानिक हम बताते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, जैसा आप देख रहे हैं इस समय हमारी ये फसल है और फूल की अवस्था में है। इस फूल की अवस्था में भी कीटों का प्रयोग देखा गया है। और अगर आप देखेंगे इस तरीके से ये पौधे हैं, इसमें ये जो पौधे की पत्तियां हैं, ये इसकी जो हालत हुई है, इसमें ये इल्लियाँ की छोटी अवस्था में यहाँ पर अंडे देती हैं और अंडे देने के बाद फिर इल्लियाँ पनपती हैं और इस तरीके से पूरा इसका जो हरा भाग है पत्तियों का इस चूस लेती हैं और यहीं पे पनपती हैं। और अगर ये पनप करके बड़ी होती है फिर दूसरे पौधों में बढ़ करके ऐसे फैल जाती हैं। तो हमने क्या किया इस अवस्था में, क्योंकि फूल की अवस्था है, फूल की अवस्था में अगर दवा का प्रयोग करते हैं और थोड़ी बहुत भी मात्रा का ज़्यादा होती है तो फूल झड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसको अगर रोकना है और खर्च कम करना है तो निश्चित रूप से ऐसे पौधे, एक या दो महिलाओं को, अगर 1 एकड़ का खेत है तो इस महिलाओं को अगर घुमा देंगे तो ऐसे पौधे जिसमें ये पत्तियां सफ़ेद सी पड़ रही हैं, जाली पड़ गई है, ऐसे पौधों को निकाल करके अगर आप निकाल दें और मेड़ के बाहर इकट्ठा करके इसमें जो या तो इसको पानी में गड़ा सकते हैं और अगर आपके पास कीटनाशक दवा है तो उसको पौधों को इकट्ठा करके इसमें दवा का छिड़काव कर देंगे तो इसके पीछे जो इल्लियाँ, जो हजारों की संख्या में इल्लियाँ पनप रही हैं, ये सब मर जाएंगी और ये आपकी फसल में जो एक स्प्रे इस समय जो ज़रूरी है उस स्प्रे को आप जो है ना बचा सकते हैं। तो एक स्प्रे का खर्च आप इस तरीके से पौधों को चुनवा करके, जिसमें पत्तियों के पीछे जो इल्लियाँ हैं उसको आप उखड़वा के अलग कर देंगे तो निश्चित रूप से इसमें कीटों का प्रकोप भी कम होगा और आप जो एक स्प्रे जो करने वाले थे उसका भी बचत हो जाएगा। दूसरा, जो स्प्रे करते समय जो फूल झड़ने की जो संभावना होती है वो भी बच जाती है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, किसान भाइयों, जहाँ तक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग का सवाल है तो पहली इस अवस्था में मैंने बताया क्या सावधानी बरतना चाहिए। दूसरा, जब इसके बाद जब इस समय फलन शुरू होगा, फूल के बाद फलन की स्थिति आएगी, उस समय निश्चित रूप से आपको ये ध्यान देना है कि इसमें उस समय जो इल्ली होगी तो वो आपके फलों को खाएगी और फलों खाने से जो ना आपके उत्पादन में गिरावट आएगी। तो ऐसी अवस्था में अगर आप ये देख लीजिए कि ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप है और कम अगर प्रकोप है तो निश्चित रूप से आपको कुछ नहीं करना है। और ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप दिख रहा है, प्रति पौधा अगर इल्लियों के प्रकोप ज़्यादा है तो ऐसी अवस्था में आपको कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना लाभकर होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने अभी किसान भाइयों एक स्प्रे की बचत कर ली है, निश्चित रूप से आप भी इस एक स्प्रे की बचत करें और आगे आने वाले 8-10 दिनों में, क्योंकि वातावरण में अभी भी बादल है और ह्यूमिडिटी है और वातावरण में नमी ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले दिनों में इसमें तम्बाकू की इल्ली और कई प्रकार की जो इल्लियों का प्रकोप बढ़ेगा और उस समय आपको निश्चित रूप से एक स्प्रे कीटनाशक दवाओं का, और कीटनाशक दवा का चयन करते समय कृपया का इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अच्छी कंपनी की दवा खरीद कर लेकर आएँ, उसका बिल साथ में लेकर आएँ और उसका जो डोज़ है
डोज निश्चित रूप से अपने नज़दीक के कृषि अधिकारी से संपर्क करके उसका इल्ली की अवस्था के हिसाब से जो डोज का निर्धारण होता है जो ना, उसका निर्धारण करा करके अगर खेत में अगर छिड़काव करेंगे, सुबह और शाम के समय से अगर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा होगा और कीट नियंत्रण भी अच्छा होगा। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, सतत मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। लगातार मेहनत करते रहने वालों के रास्ते में रोड़े तो बहुत आते हैं, परंतु अपने दृढ़ निश्चय से वो अपनी सभी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही सफल किसानों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने की लगातार मेहनत कर अपनी सफलता की कहानी खुद ही लिखी। तो चलिए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। कुछ प्रगतिशील किसानों से हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। रायसेन ज़िले के ये किसान हैं, इन्होंने जो है अपने खेतों में क्या कुछ नए प्रयोग किए हैं उनसे जानते हैं। एक किसान है हमारे साथ में, महेश लोधी जी। इन्होंने जो है धान की जो श्री पद्धति है इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, लेकिन इन्होंने किस तरह से इस पद्धति को अपनाया है, उसमें क्या कुछ इनको जो है लाभ मिला है, इनसे हम जानते हैं। महेश जी, ये बताएं कि जो धान की श्री पद्धति जो है उसका आपने जो है उपयोग किया है, उसको अपनाया है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो ये बताएं आप। जी सर, मुझे ये प्रेरणा आत्मा के जरिए जो विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ आत्मा के अधिकारी हैं उनसे मुझे मिला कि श्री पद्धति से धान लगाएं, जिसमें उत्पादन भी अच्छा होता है, रोग भी कम लगते हैं। इसलिए आत्मा के जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनके संपर्क में रहा। पिछली साल ही मैंने धान लगाई थी, कम क्षेत्र में लगाई थी, मैंने SRI से लगाई धान, तो उसमें मुझे अच्छा उत्पादन मिला। फिर इस बार मैंने और ज़्यादा जगह में लगाई। पिछला उत्पादन जो ज़्यादा हुआ था, मैंने इस बार 15 एकड़ में लगाई वो धान SRI से। अच्छा, ये बताओ कि जो हमारी जो पुरानी परंपरागत पद्धति है और जो आपने जो बताया कि जो SRI पद्धति है या श्री पद्धति है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? मतलब किस तरह से हमारे किसान भाई समझ सकते हैं कि ये पद्धति उससे अलग है? परंपरागत तरीके से जो हम लगाते हैं धान, उसमें बीज ज़्यादा लगता है, घनी लगा देते हैं, रोग ज़्यादा लगते हैं। अच्छा। जिसमें SRI में 25 सेंटीमीटर पे पौधा और कतार की दूरी रहती है, जो मतलब उसमें गैप अच्छा रहता है, तो पौधा अच्छा झाड़ करता है, रोग कम लगते हैं उसमें। क्या बीज में लागत कम लगती है या दवाइयों की लागत कम होती है? बीज भी कम लगता है, पहला तो बीज कम लगता है, और फिर रोग कम लगते हैं, बीमारियां कम लगती है, तो दवाई की लागत भी कम हो जाती है इससे SRI में। और अपन जो पुरानी पद्धति से करते हैं उसमें घनी लग जाती है, रोग ज़्यादा लगते हैं उसमें। निंदाई गुड़ाई या कुछ ऐसा काम करने पड़ते हैं इसमें? जी सर, करना पड़ते हैं। ये इसमें SRI में 10 से 12 दिन की रोप लगती है। अच्छा। और गड़ों का लेवलिंग करके पानी ज़्यादा नहीं भरा रहे, कमी रहे, और 12 दिन की पौध लगती है। प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ के हिसाब से कितना बीज लगता है इसमें? इसमें 5 किलो 4 किलो के लगभग एकड़ के हिसाब से। एक एवरेज उत्पादन कितना मिलता है आपको?
मतलब जो हमने पुरानी पद्धति से लगाई थी उससे ज़्यादा धान निकली। जो दूसरे किसान भाई जो आ रहे हैं देख रहे हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया ऐसा क्या कर रहे हो आप। हमने ये हमारे गांव के जो युवा किसान हैं, आजकल तो पढ़े लिखे हैं कुछ, हमने ये पूरे युवा किसानों का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है। अच्छा। इसमें 30-35 किसान हैं, कोई भी जानकारी होती है तो हम उस पर शेयर करते हैं और उस पर आत्मा के 1-2 विशेषज्ञ भी ऐड कर रखे हैं जो हमारी समस्याओं को ऑनलाइन हल करते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आजकल जो किसान केवल खेत में ही काम नहीं करता है बल्कि टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी कुछ निपुण हो चुका है। और जो है जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप या जो दूसरे जो सोशल साइट्स है उनके माध्यम से जो है खेती किसानी की बातें की जाती है। महेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ आपने जो है ये खेतों में तरक्की की है, ये हमारे किसान भाइयों के बड़ा एक उदाहरण है। ऐसे ही एक किसान भाई हमारे साथ में और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। राजेश जी, ये बताएं कि जैविक खेती की आपने शुरुआत की है, तो जैविक खेती को आपने समझा कितना है, ये बताएं। समझा ये हैगा कि रासायनिक खाद की पहली बात तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और इसमें मिट्टी भी की उर्वरक शक्ति जा रही है इससे। और रासायनिक खाद के अलावा मैंने सब्जी थोड़ी छोटे स्तर पे शुरुआत की है, सब्जी लगाना शुरू की है अभी। तो सबसे पहले मैंने नाडेप बनाया, उसमें आत्मा परियोजना के द्वारा मेरे लिए 2 किलो केंचुए दिए गए थे। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल के उसमें केंचुए छोड़े गए, जिससे हर 4 महीने में मैं एक बार 12x3 का एक नाडेप बनाया हुआ है उसमें से निकालता हूँ और वो अपनी सब्जी में उपयोग करता हूँ, सब्जी के खेत के लिए। मतलब अपनी बनाई हुई खाद को अपने ही खेत में आप उपयोग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा बीज वगैरह किस तरह से आप चुनाव करते हैं बीजों का? बीज हमेशा मैं अच्छा ही बीज लेकर आता हूँ, हाईब्रिड क्वालिटी का बीज लेकर आता हूँ। इस बार मैंने गर्मी में गिलकी की सब्जी लगाई थी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। कीटनाशक भी कम उपयोग की है, उसमें बहुत कम से कम दवाओं का उपयोग करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताएं कि जो है आपके पास में अभी कुल कितना रकबा है, कितनी खेती है? मेरे पास अभी 8 एकड़ ज़मीन है। 8 एकड़ में टोटल जो है आप जैविक खेती कर रहे हैं? सारी 8 एकड़ में नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी 2 एकड़ में कर रहा हूँ, सब्जी के लिए कर रहा हूँ। बाकी शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी तो फिर मैं पूरे में करना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है और हम तो यही चाहेंगे कि हर किसान आपकी तरह जो है जैविक खेती की तरफ आए, क्योंकि आपने जो फ़ायदे बताए हैं हर किसान इन फ़ायदों को समझेगा। आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात, मत हार मान तू, है देश की शान तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले, बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे, न रुकेगा तू न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं
कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।